गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? सब कुछ ठीक ठाक। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्लास 12 का टॉप एक्सप्लेनेशन सीरीज, जिसमें से हम लोग टॉपिक 1 देख चुके थे और आप लोगों ने टॉपिक 1 को बहुत ही पसंद किया। बहुत सारे बच्चों का व्यू है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्लास 12 का टॉप एक्सप्लेनेशन सीरीज देखेंगे और आज होगा टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 1 में हम लोगों ने बात किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, चार्जेस एट रेस्ट के बारे में और चार्जेस के प्रॉपर्टीज के बारे में और चार्जेस के न्यूमेरिकल को हम लोग लगाया और ये देखा कि चार्जेस कितने तरीके से होता है, जिसका मेनली 3 टाइप्स था। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड का टॉपिक नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग कॉलम्स लॉ पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सारे बच्चे अपना कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि बिना नोट्स के आपका स्टडी कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए नोट्स बनाए रहिए और लिखते चलिए हमारे साथ साथ और समझते भी चलिए। तो चलिए स्टार्ट किया जाए और स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ है क्या, ये पहले हम लोग जानेंगे। आप लोगों ने ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 9 में, उसी से एक रिलेटेड टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। इसमें क्या बताया है, एवरी चार्जेस इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर, एवरी चार्जेस इन द यूनिवर्स attracts every other charges near it which is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। इसका मतलब क्या बताया है कि कोई भी दो या दो से ज्यादा चार्जेस यदि कहीं पर भी रखा है तो दोनों आपस के में एक क्या करेगा, फोर्स लगा, विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर चार्जेस which near it which is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। इसका मतलब क्या बता रहा है कि जैसे ये एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच में ये डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लीजिए इसके सेंटर से और इसके भी सेंटर से, ध्यान देंगे सेंटर से होना चाहिए, दोनों चार्जेस के सेंटर से डिस्टेंस होना चाहिए। तो ठीक है, सेंटर से, दोनों चार्जेस के सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज r। ठीक, अब इसके बीच में जो एक फोर्स डेवलप होगा दैट फोर्स इज डेवलप्ड। ये चार्ज इसको देखो, Q1 जो है Q2 को अट्रैक्ट करेगा और Q2 Q1 को अट्रैक्ट करेगा एंड फोर्स इज डेवलप्ड एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इन दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप होगा, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, दो मासेस के बीच में जो, जैसे M1 M2 रहता था क्लास 9 में ग्रेविटेशन में, दो मासेस के बीच में जो फोर्स डेवलप होता था उस फोर्स को बोलते थे ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर दो चार्जेस के बीच में, ठीक है, फोर्स इज डेवलप्ड कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स डेवलप होगा जिसके चलते Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा और Q2 Q1 को अट्रैक्ट करेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस फोर्स को हम लोग लिखेंगे Fe। ठीक है, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, अच्छा ये हो गया, ये तो बात हो गया है कि कॉलम्स लॉ क्या है, तो ये कॉलम्स लॉ था एक्चुअल में। ठीक, अब इसके बाद हम लोग एक चीज देखेंगे, इसको इरेज कर दें, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद बात में ये होता है कि जैसे ये दिया हुआ है कि यहाँ पर Q1 और Q2, ये Q1 है और ये हो गया Q2, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था क्या बताया गया अभी, सेंटर से दोनों का डिस्टेंस जो था वो डिस्टेंस है r। ठीक, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, ये है F1 और ये है F2। ठीक,
ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 ऑन 2, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 ऑन ड्यू टू 1। इसका मतलब देखो क्या कहना चाह रहा है, यहां पर लिखेंगे F12। F12 का मतलब होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज ऑन चार्ज 1, ठीक है, ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है। और ये जो होगा 21, ये जस्ट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा। देखो इधर से यदि हम लोग चल रहे हैं तो ये यदि प्लस हो रहा है, तो इधर से यदि चलेंगे तो क्या होगा, माइनस। तो यहां क्या लिखेंगे, अच्छा यहां से यदि माइनस लिखेंगे, यहां से यदि माइनस लिखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस। इधर से प्लस, इधर से माइनस, इधर से प्लस तो इधर से माइनस, उल्टा होगा एक दूसरे के, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज ऑफ Q2 पे जो चार्ज लगेगा वो किसके चलते लगेगा, ड्यू टू चार्ज Q1, समझ गए। तो इस F12 का मतलब क्या होगा, F12 का मतलब होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है Q1 पे ड्यू टू Q2, और 21 का मतलब क्या होगा, -21। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, ठीक। तो हम यहां पर लिख सकते हैं F12 इक्वल टू F माइनस 21, ठीक। F12 इसको माइनस को यहां पर लिख लो, ठीक। F12 इक्वल टू -21, और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि F12 इक्वल टू F प्लस 21। ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। 12 का मतलब फोर्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। F21 का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। मतलब एक दूसरे के चलते दोनों के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा उसको कहेंगे यहां। अच्छा ये क्यों इक्वल होता है, ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जिसका मतलब होता था कि एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन, ठीक। या तो माइनस एक्शन इक्वल टू प्लस रिएक्शन, ठीक। एक्शन और रिएक्शन इक्वल होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या था, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, याद है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, ये न्यूटन का लॉ था। इक्वल मतलब इक्वल टू, डायरेक्शन का मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस, ठीक, एक प्लस तो दूसरा माइनस। इसको नोट करिए जल्दी आप। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब यहां पर देखो हो गया ये फोर्सेस अच्छा दोनों के बीच में जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हैज सम प्रॉपर्टीज। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है उसका कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको जान ले हम लोग। तो सबसे पहला क्या होगा, फोर्सेस एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस, जो अभी हम बताए थे कि सेंटर ऑफ द चार्जेस मतलब ये Q1 है, ये Q2 है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स डेवलप होगा वो इसके सेंटर के लाइन से ज्वाइन करके R होगा, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द R, ठीक। तो यही बताया है कि फोर्सेस एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस, ठीक है, सेंटर ऑफ द चार्जेस। दूसरा बताया कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक, ये बताया, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक। थर्ड बताया फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर क्या है, R क्या है, R जो है इसी को कहते हैं R, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस को हम लोग R कहेंगे, नोट कर लेना यहाँ, ठीक है। R का मतलब क्या होगा, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस मतलब डिस्टेंस, ठीक। अब इतना आप लोग नोट करो, जल्दी नोट करो। अच्छा और एक चीज दिया हुआ है कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन द फोर्स लिखा हुआ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। नोट करिए इसको, चलिए इतना नोट करिए जल्दी से, आप नोट कर लिए।
अच्छा, ये क्या क्या हुआ समझ गए, दोनों चार्जेस के बीच में जो सेंटर है उसके बीच का दूरी पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, मतलब इनवर्सली। ठीक, ये दूरी यदि ज्यादा होगा, अच्छा यहां पर देखो समझ लो ऐसे, फोर्स यदि ज्यादा होगा तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। फोर्स यदि कम होगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। पहला चीज, फर्स्ट ये आप नोट कर लेना। दूसरा एक चीज ये समझ लो कि यदि Q1 और Q2 यदि ज्यादा होगा तो इसका मतलब फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। Q1 Q2 यदि कम होगा तो फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। मतलब कि चार्जेस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चार्जेस का वैल्यू ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ज्यादा होगा। दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा। ठीक, और ये लिखा है फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम में वो चार्जेस को रखा गया है। अच्छा, ये सारे चीजों को कंबाइनिंग यदि कर देंगे तो क्या आएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। और यहाँ पर सब फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो डेवलप होगा वो कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू, जिसको Fe कहेंगे, यहां पर प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक, इसको नोट करिए आप। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इतना हो गया। चलिए इसके बाद देखिए यहां पर क्या करेंगे, अब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या हटे लगेगा, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड एज द कॉलम्स लॉ, एंड K इज इक्वल टू कांस्टेंट। K इज कांस्टेंट, और लिखा हुआ है कि K इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम्स। K इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम्स। K का वैल्यू जो है हर मीडियम में अलग अलग होता है। इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम, हर मीडियम में K का वैल्यू अलग अलग होता था और अलग अलग होगा। ठीक है, K इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम्स, इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से। और फिर इसके बाद आगे देखिए, इसके आगे अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर K का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 फॉर एयर और फ्री स्पेस। ठीक, फॉर एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस। ठीक, फ्री स्पेस या एयर में होता है। इसमें जो यूनिट होगा वो यूनिट ऑफ K इज, अच्छा ये आप बताओ K का यूनिट क्या होगा, चलो जल्दी से बताओ तो K का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। देखो यहां पर क्या था, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में हम लोग पढ़ते थे, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बस वही चीज है, बस सेम चीज है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद है ग्रेविटेशनल फोर्स में इस G के जगह यहाँ पर K आ जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। न्यूटन तो रहेगा ही क्योंकि फोर्स है, मीटर स्क्वायर भी रहेगा, और केजी के जगह हो जाएगा कॉलम स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता था, मास होता था तो केजी स्क्वायर, m1 इंटू m2 होता था तो केजी स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पर होगा Q1 इंटू Q2 तो लिखेंगे चार्ज स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यूनिट ऑफ K। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, K का जो वैल्यू है 1/4, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। 1/4 एप्सिलॉन, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, K इसका वैल्यू एप्सिलॉन नॉट है। ठीक, इसको क्या कहेंगे हम लोग, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए जल्दी से देखो, परमिटिविटी का मतलब होता है प्रॉपर्टी टू अलाउ, प्रॉपर्टी टू अलाउ, किसी चीज को अलाउ करना, उसमें जाने देने के लिए। ठीक है, अभी इसके बारे में और भी हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ने वाले हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब किसी चीज को हम अलाउ कर रहे हैं, मतलब किसी भी चीज को हम लोग अलाउ कर रहे हैं कि चार्जेस को अलाउ कर रहे हैं कि एक दूसरे से वो लोग आपस में चिपके या तो रिपल करे। सेम होगा तो क्या करेगा, सेम चार्जेस होगा तो रिपल करेगा, और अपोजिट चार्जेस होगा तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उसी को कहते हैं एप्सिलॉन, जिसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका मतलब होता है प्रॉपर्टी टू अलाउ। तो इसको नोट कर लिया। अब इसके बाद देखिए इसका ग्राफ। ठीक,
इसका यदि ग्राफ देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², है, इसका मतलब है आर और फोर्स का यदि हम लोग देखेंगे, आर क्या है, सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन क्या है, चार्जेस है, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, तो सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसे बनेगा, इनवर्सली है तो उल्टा, मतलब यदि ये बहुत ज्यादा है, मतलब आर यदि ज्यादा हो जा रहा है तो फोर्स क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, समझिए इसको। तो इसको नोट करिएगा। और एक चीज इसमें अब देखिए, ये बताइए कि यदि फर्स्ट केस में आर को डबल कर दिया गया, आर को डबल करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो कितना होगा, स्क्वायर है ना, तो पहले इसको कर दो डबल, मतलब 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या करेंगे, देखो ऐसे सीधा करो तुम, डबल का मतलब 2 का स्क्वायर करके क्या आएगा 4, इसका 1/4 कर दो, उल्टा कर दो, इनवर्स है इसलिए 1/4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स, मतलब आर को तुम यदि डबल किए, डबल का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर 4, 4 को उल्टा कर दो 1/4, क्यों, क्योंकि इनवर्स है। उल्टा क्यों किए हैं, क्योंकि ये इनवर्स है, ठीक। अच्छा, ये दिया हुआ है कि यदि मान लो आर को हाफ कर देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, हाफ मतलब 1/2 का क्या करेंगे स्क्वायर, 1/4, और फिर इसको हम लोग इनवर्स लॉ है तो इसको क्या करेंगे, इनवर्स लॉ होने के कारण इसको उल्टा कर देंगे तो 4/4 टाइम्स हो जाएगा। थर्ड पार्ट में ये आप हमको बताओ कि आर को यदि हम लोग मान लो ट्रिपल करते हैं, आर को क्या करते हैं, ट्रिपल, आर को हम लोग यदि ट्रिपल करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर से बताओ, ठीक है। फोर्स जो होगा वो क्या होगा ये हमको बताओ, इसको नोट कर लो जल्दी से, आप नोट कर लिए, चलिए नोट कर लिए, वेरी गुड। अब थोड़ा सा आगे हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का थोड़ा सिमिलरिटी। तो ये बताओ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसका फॉर्मूला क्या होता था, F = G × M1 × M2 डिवाइडेड बाय r², यही ना होता था, ये होता था ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, ठीक, G × M1 × M2 डिवाइडेड बाय r²। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, K × M1 × M2 डिवाइडेड बाय r², वेयर K = 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन, जिसका वैल्यू होता था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होता था। और यहां पर जो G का वैल्यू होता था 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक। अब इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटी जान ले हम लोग। अब यहां थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटीज है, सिमिलरिटीज बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दोनों के बीच का सिमिलरिटी क्या है कि दोनों जो लॉ है वो डायरेक्टली क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों लॉ जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब रेडियस यदि दोनों के बीच का सेंटर का दूरी यदि बढ़ता है तो दोनों फोर्स क्या होगा, घटेगा, और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस यदि सट गया, दोनों चार्जेस या दोनों मास सट गया, तो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। पहला इनवर्स लॉ है। दूसरा दिया है कि both forces acts along the line joining the center of the bodies। सेंटर ऑफ द बॉडीज का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो यहाँ पर M1 और M2 दोनों के बीच के सेंटर से ज्वाइन करेगा ये, और यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तो दोनों के चार्जेस के सेंटर से ये ज्वाइन करेगा, मतलब ज्वाइन हमेशा सेंटर से ही करेगा, और यहाँ इसको R कहते थे, इसको भी R कहता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में सिमिलरिटीज है, सिमिलरिटीज बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसको भी नोट करिए। अब इसके बाद इसका कुछ डिफरेंस देखते हैं हम लोग, इसको नोट कर लिए आप लोग, चलिए जल्दी से नोट करिए। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पर, और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सबसे पहला देखेंगे कि ये क्या होता है, जो Fg होता था वो क्या होता था, ये हमेशा होता था ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज
attractive in nature, always attractive, always attractive, जी भाई लिखाओ जल्दी, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये हमेशा क्या होता था, नेचर में अट्रैक्टिव नेचर का होता था। ये क्या है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव नेचर, रिपल्सिव अट्रैक्टिव दोनों नेचर का होता था ये, ठीक है। इसका क्यों मतलब है, रिपल्सिव का मतलब प्लस प्लस होगा तो रिपल्सिव होगा, माइनस माइनस होगा तो रिपल्सिव होगा। अट्रैक्टिव क्यों होगा, प्लस माइनस होगा, ये माइनस प्लस होगा तो दोनों क्या करेगा, आपस में अट्रैक्ट करेगा। पहला दूसरा चीज दिया हुआ है कि ये जो होगा ये वेरी स्मॉल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वेरी स्मॉल होता है। ये क्या होता है, वेरी स्ट्रांग होता है, वेरी स्ट्रांग एंड लार्जर। अब ये तुम बस समझ लो कि यदि इसका वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू होगा 10⁻42 टाइम्स, समझिए। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू 1 न्यूटन है ना तो ये होगा 10⁻42 टाइम्स न्यूटन होगा, ये याद रखना। जो ग्रेविटेशनल फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻42 टाइम्स होता है, वो कैसे आता है वो भी अभी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तीसरा यदि पॉइंट आप देखेंगे तो तीसरा पॉइंट होता है एक्ट्स अपॉन द मासेस। ये कहां पर एक्ट करता है, एक्ट्स अपॉन द मासेस, ठीक। ये किस पे एक्ट करता है, एक्ट्स अपॉन द चार्जेस, एक्ट्स अपॉन द चार्जेस, ठीक। दूसरा चौथा पॉइंट इसमें यदि देखेंगे तो इसमें इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, और जी का वैल्यू, इसमें जो कांस्टेंट होता था वो जी होता था, कांस्टेंट है, ठीक। इसका वैल्यू जी का होता था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक, पर केजी स्क्वायर। इसमें यदि देखेंगे पर केजी स्क्वायर तो इसमें क्या होता था, इसमें होता था ये के का मतलब क्या होगा, के का मतलब होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसमें कि डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, मतलब डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होता था, ठीक। डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम, हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है, जिसका वैल्यू होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू होता था 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, ठीक। लेकिन यहां पर जो होता है ये कांस्टेंट का मतलब ऑल, मतलब सेम फॉर ऑल मीडियम। कांस्टेंट का मतलब ये बताया है कि सेम फॉर ऑल मीडियम, चाहे कोई भी मीडियम हो ये वैल्यू अपना नहीं बदलता है जी का, ठीक है। तो ये हो गया 4 डिफरेंस, और एक आपको लिख लें क्या, चलो एक आध को देखते हैं अभी। और अरे भाई क्या हुआ, इसमें एक आध को डिफरेंस यदि और देखेंगे हम लोग तो एक आध वैल्यू और लिख सकते हैं कि डिपेंड्स अपॉन द मास और चार्ज हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये जो होगा जी जो वैल्यू होता था क्या होता था, जी का वैल्यू इंडिपेंडेंट, मतलब जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। जी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मीडियम से उसको कोई लेना देना नहीं है, सब जगह तो सेम ही है। और ये क्या होता था, जो के है ये जिसका वैल्यू होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। तो ये चीजें हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में डिफरेंस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये अभी जो बताएं याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स 1 न्यूटन होगा ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻42 टाइम्स होगा, 10⁻42 न्यूटन होगा। क्यों, ये कैसे आता है इसको अभी हम बताते हैं, इसको नोट करिए आप जल्दी। डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स और ये एफ का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और एफ का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नोट करिए इसको। चलिए हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये वैल्यू जो आया था ये वैल्यू कैसे आया है, ये 10⁻42 जो आया है वो कैसे आया है उसको हम लोग समझते हैं। ये आपको एक दिया है क्वेश्चन कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन 2 electrons are placed apart, क्वेश्चन है are placed apart in air, ठीक, are placed apart in air, ठीक है।
यही दिया है, ठीक है। फाइंड द टू रेशियो दैट प्लेस एट सम डिस्टेंस अपार्ट इन एयर, ठीक। ये आपको दिया है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड अपार्ट इन एयर, ठीक। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप नोट कर लीजिएगा 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जो होगा, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया जाए हम लोग। अच्छा, जी का वैल्यू क्या होता था? जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। तो सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पूछा क्या है? आप सबसे पहले देखो, फाइंड द रेशियो बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का आपको पूछा है कि रेशियो कितना होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक। अब यहां पर मान लो, यहां पर ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, ठीक। एक चार्ज है ये और ये, इसका मास है m1 और इस चार्ज का मास है m2, और एक्चुअल में ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और ये भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? दो चार्जेस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसको क्या कहेंगे? चार्ज Q1, इसको क्या कहेंगे? चार्ज Q2। इसका मास है m1, इसके मास को क्या कहेंगे? m2। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटर से, दोनों के बीच का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो दिया r, ठीक। लिखा हुआ है r, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है r, तो r स्क्वायर, ठीक। चलो स्मॉल लेटर पे लिख लो, कोई बात नहीं, r स्क्वायर लिख लो। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो पहले ही r स्क्वायर तो खत्म कर दो, r स्क्वायर खत्म। अब G का वैल्यू आएगा वो 6.67 इंटू 10⁻11। m1 का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक। इतना, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का मास सेम होगा। के का वैल्यू क्या होता है? के का वैल्यू होता है 9। के का वैल्यू यही है ना, K = 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसका वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही ना। तो वैल्यू बैठा दो 9 इंटू 10⁻9। अभी हम यूनिट किसी का नहीं लिख रहे हैं, लिख लेना, जैसे यहां पर यूनिट समझ लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, Q1 का मतलब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, इसमें यदि मान लो कभी क्वेश्चन में प्रोटॉन कहेगा ना, तो थोड़ा ये ध्यान देना कि यदि इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है? माइनस है, और सेम चीज यदि प्रोटॉन कहेगा तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन कहेगा तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर ये क्या देखेंगे? तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब इस पूरे को सॉल्व करोगे ना, ये पूरा वैल्यू जब सॉल्व करोगे तुम, ये पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर आएगा 10⁻42। समझ हम क्या बोले? ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 10⁻42, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब क्या आ रहा है? इसका मतलब ये शो कर रहा है, इसको सॉल्व कर लोगे तो इतना ही आएगा अप्रोक्स वैल्यू, ठीक है। सॉल्व करने पे इतना ही वैल्यू आएगा। इसका मतलब हो गया 10⁻42 इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10⁻42 टाइम्स, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज approx 10⁻42 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के 10⁻42 टाइम्स है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत 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 ही ज्यादा होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से कैसे रिलेशन निकलता है, कैसे रेशियो निकलेगा। प्रोटॉन कहेगा तो ये माइनस वाला वैल्यू को आप यहां पर प्लस ले लेना, ठीक। और बाकी चीजें हैं, मास ऑफ द प्रोटॉन जो होगा वो अलग होता है, इससे वैल्यू थोड़ा उसका अलग है। तो इसको नोट कर लीजिए आप।
चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद एक चीज हम लोग देखते हैं, लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। ठीक, लिमिटेशंस होता है इसका कुछ, लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्ब्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्ब्स लॉ में देखेंगे तो यह लिखा हुआ है कि एक्सटेंडेड नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए वैरी नहीं करता है, मतलब वेरिएबल चार्जेस किसको कह सकते हैं? वेरिएबल चार्जेस का मतलब विच इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट अ रेट, विच इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट अ रेट। जैसे कुछ चार्जेस क्या होता है कि बढ़ते ही जा रहा उसके अंदर का चार्ज, या कुछ चार्जेस हो रहा है उसका चार्जेस घटते ही जा रहा। ठीक है, जैसे कुछ चार्जेस बढ़ते जा रहा, कुछ चार्जेस घटते जा रहा, तो जो चार्जेस घटते जाएगा और बढ़ते जाएगा उस चार्जेस पे ये कूलम्ब्स लॉ काम नहीं करता है। दूसरा दिया हुआ है इसमें पॉइंट में कि बोथ चार्जेस आर एट रेस्ट। ठीक, बोथ चार्जेस मस्ट बी इन रेस्ट, बोथ चार्जेस मस्ट बी इन रेस्ट और बोथ चार्जेस आर इन मोशन नॉट वैलिड। ठीक, इसका मतलब दिया है कि बोथ चार्जेस मस्ट बी इन रेस्ट। ठीक, और one of the charges must be in rest। दो चार्जेस है ना, दो चार्जेस है, एक चार्जेस रेस्ट में होगा। अब जैसे कि दोनों मान लो रेस्ट में, ये दोनों रेस्ट में है, काम करेगा। एक मोशन में है और एक रेस्ट में है, काम करेगा। लेकिन दोनों यदि मोशन में आ गया, ये भी मोशन में आ गया और ये भी मोशन में आ गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करेगा, मतलब कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो ठीक है, यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ, इस कंडीशन में कूलम्ब्स लॉ नहीं काम करेगा। यदि एक मोशन में, एक रेस्ट में, या दोनों रेस्ट में है तो कूलम्ब्स लॉ काम करता है। ठीक, तीसरा पॉइंट यदि देखेंगे इसके बीच में, तो क्या लिखा हुआ है, ये क्या करेगा बताओ तो जल्दी से। तीसरा लॉ लिमिटेशन, इसका और एक लिमिटेशन बताओ तो जल्दी से। क्या लिखा कि यदि वन फर्स्ट चार्ज इन रेस्ट और उसके बाद लिखा फर्स्ट चार्ज इन मोशन, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों पे काम करेगा ये। ठीक, अच्छा, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ में और एक चीज जो इसका लिमिटेशन सबसे बड़ी बात है कि वेरिएबल वैल्यूज ऑब्टेंड होता है। ठीक है, वेरिएबल वैल्यूज ऑब्टेंड, वेरिएबल वैल्यूज कैन बी ऑब्टेंड इसलिए क्योंकि बिकॉज केयर डिपेंड्स अपॉन मीडियम, और इसके चलते मीडियम डिपेंडिंग फैक्टर पे होता है ये, मीडियम डिपेंडिंग फैक्टर। इसका मतलब होता क्या है एक्चुअल में समझ लो। जैसे कि ये मान लो दिया हुआ कि वेरिएबल वैल्यू क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड किस पे करता है। जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब्स लॉ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर लिखेंगे, जिसमें से K का वैल्यू क्या होता है, मीडियम पे डिपेंड करता है K का नेचर। अब क्यों का K का नेचर अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, तो मीडियम को भी चेंज कर सकता है, मतलब मीडियम भी कोई ना कोई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे वाटर में हम लोग मान लो हम लोग दो चार्जेस को रख दिए और वाटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाले कॉलम लॉ से। अब उस वाटर में प्योर वाटर है कि सॉल्ट वाटर है कि हाई डेंसिटी वाटर है कि लो डेंसिटी वाटर है, जिसके चलते जो है K का वैल्यू डिफर कर जाता है। K का वैल्यू अलग अलग होने के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कभी कभी अलग हो जाता है। तो ये सब लिमिटेशंस है कूलम्ब्स लॉ का, इसको नोट कर लीजिए आप। इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक चीज होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या कहा है कि ढेर सारा चार्जेस मान लो है यहाँ पर। ठीक, ये एक चार्जेस है Q1, ये चार्जेस Q2, ये चार्जेस Q3, Q4, इस तरह से ढेर सारा चार्जेस दिया है, ढेर सारा चार्जेस, और एक चार्जेस है Q1। ठीक, तो इसमें कहना क्या चाह रहा है, ये कहा है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या बोला कि इन अ सिस्टम ऑफ n charges the electrostatic force on first charge
on first charge, the electrostatic force on the first charge is equal to the sum of all the forces due to the charges on the body first, due to the charges on the first charge body। इसका मतलब क्या बता रहा है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहा कि जो फोर्स ऑन एन आएगा ना, फोर्स ऑन फर्स्ट, जैसे कि मान लो चार्ज Q1 है, तो फोर्स ऑन Q1 जो होगा वो क्या होगा, फोर्स ऑन Q1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इसका मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन एन, ठीक है, फोर्स नेट ऑन एन इक्वल टू फोर्स ऑन क्या होगा, N1 प्लस फोर्स ऑन N2 प्लस फोर्स ऑन N3 प्लस डैश 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 फोर्स ऑन N-1। इसका मतलब देखो अब क्या कहना चाह रहा हूं, देखो तुमको समझाते हैं। जैसे कि तुम दो चार्जेस ले लो Q1 और Q2, इसके बीच में जो फोर्स बनेगा फोर्स ऑन 2 कितना होगा, फोर्स ऑन 2 होगा फोर्स 1-2, ठीक है, फोर्स ऑन 2 कितना होगा 21, ठीक है, फोर्स ऑन 2 कितना होगा 21। देखो यदि दो चार्जेस दिया हुआ Q1 और Q2 दिया हुआ है तो फोर्स ऑन 2 जो होगा वो क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज 2 कितना होगा 2-1, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक, मतलब फोर्स ऑन 2 जो होगा वो किसके चलते हो रहा है, 1 के चलते, ठीक। अब यहां पर यदि 3 चार्जेस आपस में दिया हुआ है ऐसे करके, तो अब अभी क्या बोला था कि ये 2 चार्जेस के बीच में लगता है ना, अभी हम लिमिटेशंस में बताए थे कि इट इज ओनली फॉर वैलिड फॉर द 2 चार्जेस। तो यहां पर क्या होगा, फोर्स ऑन 2 जो होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 2 डेवलप होगा वो किसके चलते होगा, 1 के चलते। तो क्या होगा, फोर्स 2-1 प्लस फिर क्या होगा, फोर्स 2 पे 3 के चलते भी डेवलप होगा। एक बार जो फोर्स डेवलप होगा, यहां ध्यान से समझना, एक बार जो फोर्स डेवलप होगा 2 पे वो किसके चलते होगा, 1 के चलते, ठीक। तो 21, एक बार जो फोर्स डेवलप होगा 2 पे वो किसके चलते होगा, 3 के चलते। तो यहां पर क्या लिखेंगे, F23। समझ गए हम क्या बोले, अब जो फोर्स डेवलप हो रहा है, 2 चार्जेस है, मान लो फर्स्ट कंडीशन में 2 चार्जेस, तो फोर्स जो 2 पे डेवलप होगा वो 1 के चलते, तो F21। अब जब 3 चार्जेस आ गया तो फोर्स जो 2 पे डेवलप होगा वो 1 के चलते, तो 21, और फोर्स 2 पे जो डेवलप होगा 3 के चलते, तो 23। अब 4 चार्जेस आ जाए, मान लो 4 चार्जेस आ जाएगा, तो क्या करेंगे, यहां पर मान लो फोर्स चार्ज भी आ गया, तो क्या करेंगे, फोर्स अब जो होगा इसके चलते डेवलप होगा, Q पे डेवलप होगा 4 के चलते, तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ 24। अब समझ में आ गया। तो यहां पर Q2 पे जो चार्ज डेवलप हो रहा था वो एक बार Q पे जो फोर्स डेवलप हो रहा था 1 के चलते 21, Q पे डेवलप हो रहा 3 के चलते 23, Q2 पे डेवलप हो रहा 4 के चलते, तो क्या करेंगे 24। समझ गए। अब इसी तरह से ढेर सारा चार्जेस दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है, यहां पर मान लो अब ढेर सारा चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे ऐसे ढेर सारा चार्जेस Qn तक दिया। तो जो पहला फोर्स डेवलप होगा वो किसके चलते होगा, फोर्स ऑन n, फोर्स ऑन n का मतलब जो n पे डेवलप होगा वो 1 के चलते, Qn, देखो Qn पे जो डेवलप होगा 1 के चलते, तो क्या लिखेंगे, Fn1। अब Qn पे जो डेवलप होगा फोर्स वो किसके चलते, Q2 पे, तो फोर्स N2। अब 3 पे डेवलप होगा तो N3, अब 4 पे डेवलप होगा तो N, इस तरह से चलते जाएंगे। तो लास्ट में जो N पे डेवलप होगा इसके पहले वाला क्या होगा, इसके पहले वाला और एक वैल्यू तो होगा कुछ ना कुछ। यहां पर मान लो Q1 Q2 Q3 Q4, इस पे मान लो इस तरह से ढेर सारा चार्जेस दिया था ना। अब जो दिया हुआ Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे ऐसे करके Qn-1 और उसके बाद वाला N दिया है। तो Q1 पे हो गया ये Fn1, Fn2, Fn3 ऐसे Fn4 डैश डैश डैश, इसके चलते जो डेवलप होगा Qn पे जो फोर्स डेवलप होगा Qn-1 के चलते, तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ n इंटू n-1। समझ गए।
समझ गए हम क्या बोले, Qn पे जो चार्ज डेवलप, फोर्स डेवलप हो रहा है Q1 के चलते F1N1, 2 के चलते डेवलप हो रहा है N2, 3 के चलते जो डेवलप हो रहा है ये, इसी तरह से N-1 के चलते जो डेवलप होगा फोर्स N इंटू N-1। ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लॉ यही बताया है, यही चीज लिखा था कि इन सिस्टम ऑफ n चार्जेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। मतलब फर्स्ट चार्ज मान लो यही फर्स्ट चार्ज है, ठीक, ये फर्स्ट चार्ज है, ये फर्स्ट चार्ज पे जितना भी चार्जेस डेवलप होगा ड्यू टू ऑल द सम ऑफ द चार्जेस, मतलब Q1 के ऊपर इसके चलते होगा, Q1 के इसके चलते, Q1 इसके चलते और इसके भी चलते, तो सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक सम्स को, फोर्स को जब सम कर लेंगे दैट इज कॉल्ड एज द फोर्स N ऑन N चार्जेस। समझ गए हो, अच्छे से समझ गए हैं, चलिए वेरी गुड। फिर से समरी में बता दे 1 मिनट में, तो समझ गए ढेर सारा चार्जेस है यहाँ पर। अब फिर से यहाँ पर समझ लो, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है और इसी तरह से Qn-1 है और यहाँ पर एक चार्ज है N। तो इस पे जो डेवलप होगा Fn1, इसके चलते इस पे डेवलप होगा ये, इसके चलते इस पे डेवलप होगा ये, इसके चलते इस पे जो डेवलप हो रहा है ये इतना आया, मतलब N इंटू N-1, ठीक है, N इंटू 3, N इंटू 2, N इंटू 1। तो इसका मतलब ये बोला है कि इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, मतलब फोर्स ऑन N पे जो डेवलप होगा, N, फोर्स ऑन N डेवलप होगा, तो इसको क्या कहेंगे, फोर्स नेट ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन N जो होगा वो Q1 के चलते, Q2 के चलते, Q3 के चलते, डैश 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 Qn-1 के चलते होगा, सबका सम करेंगे तब जाकर इस पे ये पता चलेगा कि इसके ऊपर टोटल कितना फोर्स लगा है। समझ गए आप, तो बहुत अच्छा, और उसको नोट करिए आप। इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद और एक चीज देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए वो याद रखिएगा, द फोर्स बिटवीन द, कौन सा फोर्स के बारे में बात कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस does not affected by the presence of थर्ड चार्ज के प्रेजेंस के चलते दो चार्जेस के बीच में कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक। जैसे कि यहाँ पर Q1 है, Q2 है और ये Q3 है, तो पहले क्या करेगा कि ये एक दूसरे को अटैक कर लेगा, फिर ये एक दूसरे को अटैक कर लेगा, फिर ये एक दूसरे को अटैक कर लेगा, तब जाकर जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। समझ गए, तो एक दूसरे के चलते थर्ड चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आता। सबसे पहले हम क्या बोले, मान लो कोई भी दो चार्ज आपस में अटैक किया, ये पहले अटैक कर लिया, फिर ये दोनों एक दूसरे को अटैक करेगा, फिर ये एक दूसरे को अटैक करेगा, तो दो जब अटैक करेगा तो तीसरे वाले से, जब ये दोनों को अटैक करेगा तो इससे नहीं मतलब है, ये दोनों अटैक करेगा तो इससे नहीं मतलब है, इन दोनों को अटैक करेगा तो इससे मतलब नहीं है। तो यही चीज इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में नोट रखेंगे कि दो चार्जेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा, वो थर्ड चार्ज के प्रेजेंस से डिस्टर्ब नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिक, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का हम लोग आज देखें टॉपिक नंबर 2। ये आज हम लोगों का खत्म हो गया और इसके बाद अब हम लोग टॉपिक 3 में न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। टॉपिक 3 में हम लोग इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक, न्यूमेरिकल्स हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं और उसमें हम लोग पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल को देखेंगे, पॉलीगन न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है, पॉलीगन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, पॉलीगन न्यूमेरिकल देखेंगे और भी बहुत सारे टाइप का न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। और इसमें जो हम ये बताए थे इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जैसे यहां पर अभी बताया था कि दो चार्जेस यहां पर आपस में अट्रैक्ट कर रहा, तो इससे मतलब नहीं है, ये दोनों अट्रैक्ट करेगा तो इससे मतलब नहीं है, तो समझिए। तो इस तरह से जैसे ये दोनों अट्रैक्ट करेगा तो इन दोनों से मतलब नहीं है, ये दोनों अट्रैक्ट करेगा तो इन दोनों से नहीं मतलब है। तो ये ध्यान देंगे आप कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम जो भी चीजों को बोले हैं उसको आप सिर्फ वीडियो को पॉज करके 2 बार सुन लेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक।
तो आज के लिए इतना ही और अब अगले दिन हम लोग टॉपिक 3 देखेंगे।